आज का वीडियो जो है हम बना रहे हैं और ऑफिस भी जाना है, लेकिन इसमें बार बार आपसे यही कहना है कि जो इतना हम महत्वपूर्ण समय देकर बनाते हैं उसको आत्मसात जरूर करिए। तो आप अपने इस IAS के सिलेबस के अनुसार आपको ये मदद करेगी, आप इस मुकाम पर पहुंच जाइएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि इस मुकाम पर पहुंच के समाज का सेवा करना। तो आइए आज हम आपको चलते हैं। पूरा पाषाण बता दिए थे, मध्य पाषाण बता दिए थे, नव पाषाण भी शुरू किए थे। अब नव पाषाण युग में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन्हीं से सवाल IAS के आते हैं या PCS के आते हैं या लोअर के आते हैं या किसी और छोटे मोटे एग्जाम में आते हैं। तो आइए नव पाषाण युग के स्थल, नव पाषाण युग के स्थल, इसको आप याद करने की चीजें याद कर लीजिएगा। ट्रेन में, बस में, कहीं भी आप बैठ के याद कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं नव पाषाण युग के स्थल में उत्तर पश्चिम भारत में। उत्तर पश्चिम भारत में चलिएगा नव पाषाण युग में, तो ये उत्तर और पश्चिम इसी के कारण पर जो है उत्तर पश्चिम भारत में नव पाषाण युग के स्थल हैं। तो नव पाषाण युग के स्थल में उत्तर पश्चिम भारत में जो आपको कहाँ है उत्तर पश्चिम भारत में, एक है बलूचिस्तान। यहाँ से बलूचिस्तान नव पाषाण युग के स्थल है, बलूचिस्तान। और दूसरा है ऊपरी सिंधु प्रणाली। उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान, यानी इससे पता लगेगा बलूचिस्तान किधर है, तो उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर पर बलूचिस्तान है और ऊपरी सिंधु प्रणाली भी उत्तर पश्चिम के दिशा में है। उसके बाद आइए, जब बलूचिस्तान में घुसिएगा, बलूचिस्तान में, तो यहाँ आपको एक मिलेगा आपको मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ मिलेगा। तो मेहरगढ़ किधर है, उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर पर। तो जहाँ बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में ही मेहरगढ़ है। और उसके बाद किली गुल मोहम्मद। तो अब आइए, बलूचिस्तान में ही किली गुल मोहम्मद है। याद करने के तरीके हैं, उत्तर पश्चिम में किली गुल मोहम्मद है, उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ है, उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान है। ये बलूचिस्तान उत्तर पश्चिम में है और बलूचिस्तान में ही मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद है। एक है आपका राणा धुंडई। कहिए, राणा घुंडई, ये भी बलूचिस्तान में ही मिलेगा। यानी उत्तर पश्चिम भारत में नव पाषाण युग के स्थल है। अगर ये पूछ दे कि नव पाषाण युग के स्थल बलूचिस्तान में पाए गए हैं, तो बलूचिस्तान में कौन कौन स्थान है, तो मेहरगढ़ है, किली गुल मोहम्मद है, राणा घुंडई है। और उसके बाद ऊपरी सिंधु प्रणाली जो है, इसमें जो है दो जगह है जो है उत्तर पश्चिम ये नव पाषाण युग के। एक है जलीलपुर है, और एक है सरायखोला। याद रखने की चीज है सरायखोला। एक तो जलीलपुर है, सरायखोला है। तो ये उत्तर पश्चिम में है, लेकिन उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान जो है पहले है और इस कॉर्नर पर है, और ऊपरी सिंधु जो इस कॉर्नर पर है, सटे है। तो जलीलपुर है, सरायखोला है। अब आइए, नव पाषाण युग में आपको कश्मीर भी राज्य है, वहां से मिले हैं। कश्मीर में भी नव पाषाण युग के स्थल मिले हैं। तो कश्मीर में झेलम घाटी है। झेलम नदी है, तो झेलम घाटी है। झेलम घाटी में भी इसके स्थान पर, झेलम घाटी में ही बुर्ज होम है। झेलम घाटी में ही बुर्ज होम है। झेलम घाटी में ही बुर्ज होम है। तो बुर्ज होम को
आप याद रखिएगा ये कश्मीर में ही है बुर्ज होम। और गुप्त कराल भी है, और गुप्त कराल भी है, गुप्त कराल, गुप्त कराल, ये भी है गुप्त कराल। वो आपको हम पढ़ा भी दिए थे, बुर्ज होम है, गुप्त कराल है, ये कश्मीर राज्य में है या झेलम नदी घाटी में है। अब आइए उत्तरी भारत में, आइए उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में आइए। तो उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत ये विंध्याचल पर्वत से के उत्तर बगल में, तो वह उत्तरी भारत बोलता है। तो ये उत्तरी भारत में आप आइए, उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तरी भारत का ही एक पार्ट है। उत्तरी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश है और एक बिहार है, एक बिहार है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। तो आप आइए उत्तर प्रदेश में दो जगह इसके, उत्तर प्रदेश में दो जगह की, एक कोल्डिहवा है और एक महदा है। उत्तर प्रदेश में एक कोल्डिहवा है, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा एक स्थान है नवपाषाण युग का, और एक है महदा, महदहा, 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 ये नवपाषाण युग की स्थल है। तो अगर पूछ दे कि महदहा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। भारत के किस एरिया में, तो उत्तर भारत में है। तो ये हो गया जो है महदहा। और बिहार में, बिहार में आपको दो जगह मिले हैं, बिहार में दो जगह मिले हैं। एक बिहार में है चिरांद, चिरांद, ये नवपाषाण युग के है स्थल है। और सेनुआर, 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 ये दो जगह जो है बिहार में है। अगर पूछ दे सेनुआर कहाँ है, तो आप कहिएगा बिहार में है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो नवपाषाण युग के स्थल है। चिरांद कहाँ है, तो बिहार में है। तो चिरांद सिवान जिले में है। तो ये चिरांद जो है, सेनुआर जो है और चिरांद, ये बिहार में जो स्थल पाए गए नवपाषाण युग के। अब आइए पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और असम आता है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम आता है, पश्चिम बंगाल और असम आता है। तो अब पश्चिम बंगाल और असम में, अब पश्चिम बंगाल में पांडु राजार ढीबी, पश्चिम बंगाल में जाइएगा एक जगह है, उस जगह का नाम है पांडु राजार ढीबी, पांडु, पांडु राजार, पांडु राजार, राजार ढीबी, पांडु राजार ढीबी, याद करने की चीज है। पांडु राजार ढीबी पश्चिम बंगाल में, पूर्वी भारत में आता है। तो पूर्वी भारत में दो आते हैं राज्य, असम और पश्चिम बंगाल। तो पांडु राजार ढीबी पश्चिम बंगाल में है, याद रखने की चीज। अभी चुनाव भी हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो पांडु राजार जो है ढीबी को आप जो है याद कर सकते हैं। और असम में जो है आपको, असम में है, तो असम में आप आइए, तो असम में दो जगह है। असम में सारा, सारा तारू, सारा तारू, सारा तारू, सारा तारू ये असम में है। सारा तारू के बाद आपका आता है मारक डोला, ये मारक डोला, मारक डोला, मारक डोला है, ये असम में है। सारा तारू और मारक डोला ये नवपाषाण युग के स्थल हैं पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में जो है आपके ये दो राज्य आते हैं, पश्चिम बंगाल और असम। इसमें पांडु राजार ढीबी जो है पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वहाँ नवपाषाण युग के स्थल मिले हैं। और असम राज्य में जो है आपको सारा तारू और मारक डोला है, तो ये मिले हैं। अब आइए प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में भी नवपाषाण युग के स्थल मिले हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है आपको, प्रायद्वीपीय भारत में
जो है आपको जो है नवपाषाण युग के स्थल मिले हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में आइए तो कर्नाटक एक राज्य है। कर्नाटक याद करने की चीज है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में हल्लूर, हल्लूर, जीए से पूछा हल्लूर कहाँ, तो कर्नाटक में है हल्लूर। कोडाईकनाल, कोडाईकनाल, कोडाईकनाल ये कर्नाटक में है, कोडाईकनाल। उसके बाद गुपगाल, उसके बाद कुपगाल, कुपगाल, कुपगाल कहाँ है, कर्नाटक में प्लेस है नवपाषाण युग के। कुपगाल, मास्की, मास्की यहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं। मास्की, मास्की अशोक के शिलालेख यहीं से मिले हैं। जब आप अशोक के मौर्य युग में आइएगा तो मास्की। पल्लवाय, पल्लवाय, पल्लवाय ये कर्नाटक में जगह है, पल्लवाय। और सगन कल्लू, सगन कल्लू, सगन कल्लू, सगन कल्लू, सगन कल्लू। और उसका तक्कल कोटा, तक्कल कोटा, तक्कल कोटा। इतने जगह हैं कर्नाटक में, इतने जगह कर्नाटक में है। प्रायद्वीपीय भारत में जो है, आप प्रायद्वीपीय भारत में जब आइएगा तो वो कर्नाटक है। और जो है कर्नाटक में ये प्रायद्वीपीय भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत के जो कर्नाटक है उसमें है। अब प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक हो गया। अब प्रायद्वीपीय भारत में एक और जगह है, वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में कौन कौन जगह मिले हैं आपको, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा। और नागार्जुन कोंडा के बाद क्या है, पिकलिहल व उल्लतूर, पिकलिहल, 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 पिकलिहल। और कौन जगह है, उत्तूर, उत्तूर, उत्तूर है, उत्तूर है। और उसके बाद तब तमिलनाडु है, तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु है, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये भी प्रायद्वीपीय भारत है, समुद्र के किनारे प्रायद्वीपीय भारत है। तो पय्यम पल्ली, पय्यम पल्ली, पय्यम पल्ली, पय्यम पल्ली। इतने जगह आपके जो है नवपाषाण युग के स्थल है। तो आपको याद करना होगा कि नवपाषाण युग के स्थल उत्तर पश्चिम भारत, कश्मीर, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत। तो उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान है, ऊपरी सिंधु प्रणाली है, और बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, किली गुल मोहम्मद है, राणा धुंडई है। तो यह हमेशा याद करिएगा। और ऊपरी सिंधु प्रणाली में जो है आपका जलील पुल है, सराय टोला है, सराय खोला है। और कश्मीर राज्य में जाइएगा तो झेलम घाटी है, झेलम घाटी में बुर्ज होम है और गुप्त कराल है। और उत्तर भारत में जाइएगा तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है। तो उत्तरी भारत में कोल्डियवा है और मदरहा है, महदा है, महदहा है। उत्तरी भारत में कोल्डियवा, महदहा है। और बिहार में जाइएगा तो चिराद है, सेनुआर है। और पूर्वी भारत में दो तरह के हैं, पश्चिम बंगाल है, असम है। तो पश्चिम बंगाल में जाइएगा तो पांडु राजा, राजा ढीवी है, पांडु राजा ढीवी है। और असम में जाइएगा तो सारा तारू अमारक डोला है, सारा तारू अमारक डोला है। और प्रायद्वीपीय भारत को जब जाइएगा उसमें तो वहाँ भी नवपाषाण युग के स्थल मिले हैं। तो वहाँ सबसे पहले कर्नाटक है, प्रायद्वीपीय राज्य है। तो ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, कोडाईकनाल है, गुपगाल है, मास्की है, पल्लवाय है, सगन कल्लू है और
सगन कल्लू है, उसके बाद तंबकल कोट है, तंबक कोट है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में भी जाइएगा तो नागार्जुन कुंड है, नागार्जुन कोड़ा है, पिक्कलिहल है, उत्तर पिक्कलिहल है, और उत्तर जो है तमिलनाडु में जाइएगा पिक्कलिहल है, और उसके बाद जो है तमिलनाडु में जाइएगा तो पयमपल्ली याद करिएगा। इतने जगह नवपाषाण युग के स्थल हैं। तो इतने जगह जब याद कर लीजिएगा तो नवपाषाण युग के स्थल आपके दिमाग में रहेगा कि उत्तर पश्चिम भारत, कश्मीर, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जो है तमिलनाडु, 3 को आप याद करिएगा तो आपको बहुत सारा चीज बड़ी मैटर मिल जाएंगे इसमें, और इस पर आप लिख सकते हैं। और आपको ये IAS बनने के इसी हिस्ट्री के पेपर से कभी परीक्षा में आ जाए तो आपको जानकारी रहेगी। तो आइए हम अब आगे चलते हैं, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं, और उसके बाद जो है आपके दिमाग में खाका बैठ जाना चाहिए। तो आप इतिहास के इस पेपर में कहीं से भी नहीं भूलिएगा। आइए, जो नवपाषाण है, नवपाषाण जो है स्थल है, नवपाषाण स्थल गुप्त कराल, नवपाषाण स्थल गुप्त कराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा, जिसका अर्थ होता है कुलाल, जिसका अर्थ होता है कुलाल भी कहते हैं, और कुम्हार की गुफा भी कहते हैं। कुम्हार की गुफा भी कहते हैं। नवपाषाण काल में लोग कृषि और पशुपालन 2 तरह के कार्य करते थे। लोग कृषि और पशुपालन 2 तरह के कार्य करते थे। याद रहे, नवपाषाण युग में लोग कौन तरह के कार्य करते थे? तो कृषि और पशुपालन, याद रहे। कश्मीर में नवपाषाण युग, कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजारों, लोग अधिक मात्रा में हड्डी के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। हड्डी के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। अब समझ लीजिए कि नवपाषाण पूछ दे हड्डी के औजारों का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ, तो आप कह दीजिएगा कि नवपाषाण युग के लोग हड्डी के औजार और हथियार का प्रयोग ज्यादा करते थे। और इसमें कोई कहीं से घुसेड़ दे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, ये सब गलत बातें हैं। साक्ष्य मिला है, आपको जितने प्लेस बताए हैं उस प्लेसों में साक्ष्य मिला है। उस साक्ष्य के आधार पर बताया जा रहा है कि कृषि और पशुपालन उनका पेशा था, और नवपाषाण के लोग अधिक मात्रा में हड्डी के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक स्थान है। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। जहां से हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। ये चिरांद बिहार में है। ये चिरांद कहाँ है? बिहार में है, और यहाँ से ज्यादा हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर, कौन? चिरांद जो है गंगा नदी के उत्तरी किनारे। अगर पूछ दे
चिराद गंगा नदी के पूर्वी के दक्षिणी किनारे पे है कि उत्तरी किनारे पर, तो यहाँ भी फंस जाइएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए चिराद गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर की दूरी पर 40 किलोमीटर की दूरी पर चिराद जो है गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है। पश्चिम दिशा में है। क्लियर हो गया आपको? अब आइए संभवतः तांबे का सर्वप्रथम लगभग तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 500 ईसा पूर्व में किया गया। लगभग 5000 BC में किया गया। संभवतः तांबे का सबसे पहला प्रयोग लगभग 500 BC पूर्व में किया गया। इसका प्रमाण अतिरम्पक्कम मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी है। इसका प्रमाण मद्रास में अतिरम्पक्कम मद्रास में अतिरम्पक्कम जगह है। तो अतिरम्पक्कम से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो इसी के आधार पर हम लगा सकते हैं कि 500 BC पूर्व में मद्रास में अतिरम्पक्कम एक जगह है। वो अतिरम्पक्कम जो प्रायद्वीपी है मद्रास, और अतिरम्पक्कम से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो उसी कुल्हाड़ी के आधार पर हम लगभग मान सकते हैं, उसी साक्ष्य के आधार पर कि 5000 BC का में जो है सबसे पहले जो है तांबे का प्रयोग होने लगा था। अब आइए आगे चलते हैं। आपको स्थल बता दिए, स्थल का ही एक तरह से इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो आइए, ताम्रपाषाण युगीन मानव ने ताम्रपाषाण मतलब हो गया तांबा और पत्थर। ताम्रपाषाण मतलब तांबा और पत्थर। ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। हो गया कि ताम्रपाषाण युग में मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले की है। तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए, तकनीकी दृष्टिकोण से देखने पर प्रतीत होता है तकनीकी दृष्टिकोण से देखने पर प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण अवस्था जो तांबा और पत्थर की अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति, हड़प्पा की कांस्ययुगीन सभ्यता
एवं संस्कृति से पहले की है। तो ये अब जानेंगे, आगे पढ़ेंगे। कांस्ययुगीन सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, तो ये पहले की है। इसके पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के पहले जो है कांस्ययुगीन सभ्यता कही जाती है, सिंधु सभ्यता। और इस सभ्यता के पहले तांबा और पत्थर की अवस्था थी और ये ग्रामीण सभ्यता थी। परंतु कालक्रम के अनुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति, कालक्रम से देखा जाए तो कालक्रम के अनुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति, हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती है। पहले और अधिक से अधिक अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती है। मतलब जब कालक्रम देखा जाता है, समय का एक क्रम देखा जाता है, तो इस निचोड़ पर पहुंचते हैं इतिहासकार कि जो है ताम्रपाषाण बाद की चीज है लेकिन कांस्य पहले की है। इस तरह का मतलब निचोड़ पर पहुंचते हैं। अभी भी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, अनुसंधान जारी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मालवा जो है ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता यह है। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता यह है कि मालवा का जो मृदभांड है, मालवा का मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। उत्कृष्टतम माना गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि मालवा एक जगह है और उस मालवा में ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विशेषता यह है कि मालवा का मृदभांड, ताम्रपाषाण जो मृदभांड बने थे, तांबे और पत्थर को मिलाकर जो मृदभांड बने थे, जो पानी भर के पिया जाता है, तो उस मृदभांडों में सबसे बेहतर था, उत्कृष्टतम था, उच्च कोटि का था। अब आइए मिटा देते हैं। आप इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिखिए लिए होंगे। आगे चलते हैं। जोरबे संस्कृति ग्रामीण थी। जोरबे संस्कृति जो है, जोरबे संस्कृति ग्रामीण थी। जोरबे संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन उसकी कई बस्तियों जैसे दायमाबाद, उसकी कई बस्तियां जैसे दायमाबाद याद कर लीजिएगा। दायमाबाद जोरबे संस्कृति है, दायमाबाद। और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इनाम गांव में नगरीकरण
नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। तो जोरवे संस्कृति है। जोरवे संस्कृति में जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी। उसकी कई बस्तियों जैसे दायमाबाद एक बस्ती थी, इनाम गांव एक बस्ती थी। इसमें नगरीकरण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो प्रारंभ हो गई थी। इन लोगों ने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांड का प्रयोग किया था। इन लोगों ने, दायमाबाद इनाम गांव के इन लोगों ने चित्रित मृदभांड का प्रयोग किया था। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया था। मतलब चित्रित मृदभांड का मतलब ये हुआ कि जो मृदभांड थे, जो पानी पीने के जो घड़े थे, उस पर मोर के चित्र, अनेकों प्रकार के चित्र को उकेरा जाता था। इसीलिए उस भांड को, मृदभांड को चित्रित भांड कहा जाता है। इसमें काले व लाल रंग के मृदभांड प्रमुख थे, जिसमें काले व लाल रंग के मृदभांड मुख्य थे। कभी याद रखिएगा, जो जोरवे संस्कृति है, उस संस्कृति में जो मृदभांड मिले थे, उस मृदभांडों पर चित्र उकेरा गया था, और वह दो रंगों में थे। एक लाल रंग में थे और एक काले रंग में थे। पीला हरा अगर का है तो मत लिखिएगा, सफेद का है तो मत लिखिएगा, काला और लाल याद कर लीजिएगा जोरवे संस्कृत के मृदभांडों पर। नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं कि ताम्रपाषाण युग के लोग, ताम्रपाषाण युग के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। मातृदेवी की पूजा करते थे। इनके धार्मिक स्थिति का वर्णन करता है कि एक इमेजिन कर लिए कि एक देवी है, तो देवी को कहते थे माता देवी, तो मातृदेवी की पूजा करते थे। कहीं कहीं कच्ची ईंट की नग्न मूर्तियों का भी पूजा होती थी। कहीं कहीं पर कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियां, कहीं कच्ची मिट्टी, जैसे आजकल लड़के नहीं बनाते हैं मूर्ति, आजकल मूर्तियां बन रही है माटी की, तो कहीं कहीं पर कच्ची मिट्टी की एकदम से नंगा मूर्ति यों का भी पूजा, नंगा नंगी मूर्तियों की भी पूजा होती थी। जैसे आजकल जो है चित्रकार बना देते हैं दुर्गा की मूर्ति, और अनेक स्त्री नंगी स्त्रियों की मूर्ति पहले बना लेते हैं, तो उस पर साड़ी उड़ी लगाते हैं। तो उस समय था मूर्तियां बना दी है, कोई साड़ी उड़ी का प्रचलन नहीं था। उसी तरह से उसके वक्ष थे, उसी तरह से उसके गुप्तांग थे, उसी तरह से उसके पेट थे, नाक थे, कान थे और गाल थे, सब उसी तरह के बनते थे, तो उसकी पूजा होती थी। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में माता देवी की प्रतिमाएं मिली है। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में नंगी नंगी मूर्तियां जो मिट्टी की बनी है, जो मिट्टी की बनी है, नंगी मूर्तियां जो मिट्टी की बनी है, ज्यादा संख्या में मिली है। ज्यादा
संख्या में मिली है। क्लियर हो गया। तो ये नवपाषाण युग के स्थल थे और उस पाषाण युग में जोरबे संस्कृति थी। जोरबे संस्कृतियों में दो स्थान दायमाबाद इनाम गांव अपने आप में प्रसिद्ध था। दायमाबाद इनाम गांव के में ही नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और दायमाबाद इनाम गांव के लोगों ने चित्रित भांडों का प्रयोग करते थे। इसमें लाल रंग का चित्रित भांड और काले रंग का चित्रित मुख थे। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कहीं कहीं कच्ची मिट्टी की नंगी मूर्तियों का भी पूजा होती थी। इनाम गांव जो जगह है वह बड़ी मात्रा में नंगी मूर्तियों जो मिट्टी से बनी थी, ज्यादा संख्या में उनकी मूर्तियां मिली हैं। तो हम अब पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण के विषय में आपको बता दिए हैं। ये लास्ट टॉपिक था। अब हम संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल के द्वारा अब हम कल से आपको बताएंगे ताम्रपाषाण संस्कृति। ताम्रपाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति इसके विषय में हम कल प्रकाश डालेंगे। ठीक है। तो यही जो मैं कल पढ़ा दिया है, इसके पहले और आज पढ़ाया हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप जो आ रहा तो आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप जो है इतिहास के जो है कालक्रम अनुसार तथ्य आपके सामने आ रहे हैं और उसी के आधार पर आप पढ़िएगा, अनुसंधान करिएगा, याद करिएगा तो आईएएस की परीक्षा में सफल होइएगा। धन्यवाद। इसे जरूर जो भी अगर पढ़ें तो सब्सक्राइब जरूर करें कि जो भी हम क्लास लें वो आप तक पहुंच जाए।